अपने परिवार के लोगों को अपने साथ खड़ा रख रहा है। सोनाली ने खुश होकर उन दोनों लोगों से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर मेरा और मेरे भाई का साथ दोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम दोनों हमेशा होंगे। यहाँ सिंधु परिवार अपना मेल मिलाप कर रहा था और वहाँ ध्रुव और ओजस उन्हें देख रहे थे। ध्रुव और ओजस को सिंधु परिवार से कोई लेना देना नहीं था। वो दोनों तो बस इसलिए वापस आए क्योंकि सोनाली ने ओजस के घर के बाहर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। ध्रुव को अपने पिता की बात याद आ गई। केशव ने ध्रुव से कहा था कि जिगर बहुत शातिर है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्रुव चौरंगा में फैली बीमारी के मामले में अब भी जिगर पर शक कर रहा था। अचानक जिगर ने ध्रुव और ओजस की तरफ देखा और बॉक्स में पड़े सोने चांदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इसमें से जितना सोना चांदी लेना चाहते हो ले लो, ये तुम्हारा इनाम होगा। ध्रुव ने जिगर से कहा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इस तरह किसी से पैसे लेना मेरी फितरत नहीं। मैं बस सोनाली की वजह से यहाँ आया था ताकि हम तुम्हें बचा सकें। तुम्हारे परिवार के खजाने से हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ओजस का परिवार पहले से बहुत ज्यादा अमीर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे कुछ लेना भी चाहेगा। अच्छा यही होगा कि तुम इसे बचाओ। ध्रुव की इस बात से जिगर थोड़ा नाखुश लग रहा था। जिगर ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा। जिगर ने अपने दोनों साथियों से कहा, अब तुम दोनों देख क्या रहे हो, ये सारा खजाना उठाओ और इसे सिंधु भवन पहुंचा दो। इस सोने चांदी का इस्तेमाल घर के लोगों के लिए होगा। जिगर के दोनों साथी खुशी खुशी सोना चांदी पैक करने लग गए। ओजस ने उन चारों को देखकर कहा, हम श्याम और सुरेश को यहाँ नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, उन्हें यहाँ छोड़ना गलत होगा। जिगर ने कहा, इसमें गलत क्या है? ये दोनों हैं ही कौन? ये बस पैसे के भूखे हैं। अगर मैं इन्हें झूठ नहीं बोलता तो ये मुझे कब का मार चुके होते और कभी मेरी मदद नहीं करते। ये दोनों सारा खजाना ले जाते। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, इन्हें बस पैसे से मतलब होता है, समझे? और जो इन्हें रोकता है ये लोग उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। यही है इन लोगों की सच्चाई। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। जिगर ने देखा कि ध्रुव ने जिगर को इग्नोर कर दिया है। तभी जिगर ने ध्रुव से कहा, वैसे जब से ये सब शुरू हुआ है तब से मैंने एक चीज नोटिस की है। ध्रुव ने जिगर से पूछा, क्या नोटिस किया तुमने? जिगर ने सोनाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने देखा है तुम्हें और सोनाली को। सोनाली की तुमसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। इतना जल्दी सोनाली किसी से मिलती नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? सोनाली जिगर की बातों से शर्मा गई। सोनाली ने जिगर से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हम अभी ही मिले हैं। जब जिगर ने सोनाली को इस तरह शर्माते हुए देखा तो जिगर ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सोनाली से कहा, तुम्हें अगर ध्रुव पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ध्रुव के परिवार का तंत्र विद्या की दुनिया में काफी नाम है। हमारा परिवार तो ध्रुव के आगे कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बड़ों का ओजस के परिवार वालों से भी रिश्ता है। अगर इतने रिश्तों में एक रिश्ता और जुड़ जाएगा तो अच्छा ही है। ध्रुव जिगर का इशारा समझ गया था। ध्रुव ने जिगर से चिढ़ते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव को सोनाली से शादी नहीं करनी थी। ऊपर से ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे जिगर जबरदस्ती सोनाली का मन बना रहा हो कि ध्रुव से शादी कर ले। ध्रुव की बातों से चिढ़कर सोनाली ने गुस्से से जिगर से कहा, इस भूत बंगले से बाहर निकलना है या नहीं? जिगर ने सोनाली से कहा, अरे अरे अरे, तुम हमारे पूर्वजों के किले के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? ये हमारा किला है, कोई भूत बंगला नहीं, समझी तुम? जिगर की आवाज बहुत सीरियस थी, लेकिन सोनाली ने ध्यान नहीं दिया और बड़े रूखे अंदाज में सोनाली ने जिगर से कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब मैं जा रही हूं। इतना कहकर सोनाली कमरे से बाहर जाने लगी। ये देखकर बाकी लोग भी सोनाली के पीछे चले गए ताकि वो किसी जाल में ना फंस जाएं। जब ध्रुव और ओजस जिगर के साथ आगे बढ़े तो उन्हें उड़ते हुए कीड़ों की आवाज आई। वो आवाज सुनकर जिगर ने कहा, जल्दी करो, भागो,
वो खून चूसने वाले कीड़े वापस आ रहे हैं। जिगर ने पहले अपनी गन से उन कीड़ों को मारने की कोशिश की। जिगर ने एक एक करके बहुत सारे कीड़े मार दिए थे, लेकिन वो कीड़े बहुत ज्यादा थे। उन कीड़ों की स्पीड ध्रुव और ओजस से बहुत ज्यादा थी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोलता, जिगर ने अपने साथी से बंदूक लेकर उसका सारा गन पाउडर जमीन पर फैला दिया और पिस्टल से उस गन पाउडर पर गोली चलाकर आग लगा दी। ध्रुव ने सोचा कि जिगर ने खजाने और उस लकड़ी के टुकड़े के अलावा अपने पूर्वजों का कोई सामान नहीं बचाया और पहले ही आग लगा दी। ध्रुव ये देखकर जिगर के दोगलेपन पर हंसने लगा, लेकिन इस आग की वजह से खून चूसने वाले कीड़े थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। वो गन पाउडर ज्यादा देर नहीं जल सकता था, इसलिए सभी लोग बाहर की तरफ भागे, लेकिन किले से निकलने के बाद भी कुछ कीड़े जिगर के पीछे आ गए। जिगर ने अपनी बंदूक से उनमें से कुछ कीड़ों को मार दिया, लेकिन बंदूक में गोलियां कम थीं, इसलिए जिगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कीड़े जिगर की तरफ बढ़ रहे थे, जिगर के पास गोलियां कम थीं। जिगर ने अपनी बंदूक को लाठी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिगर को कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था कि तभी जिगर ने सिंधु परिवार के 2 सदस्यों को देखा। जिगर जानता था कि इन कीड़ों को ताजे खून की स्मेल बहुत पसंद है, इसलिए जिगर ने सिंधु परिवार के बचे हुए 2 लोगों में से एक को गोली मार दी। ये देखकर सिंधु परिवार का दूसरा सदस्य चौंक गया। जिगर ने अभी तो अंदर अपने साथियों को कहा था कि उनका ख्याल रखेगा, लेकिन यहाँ तो जिगर ने अपनी ही बात को झूठा साबित कर दिया। सिंधु परिवार का वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके खून की स्मेल से कीड़े आकर्षित होकर जिगर से दूर चले गए। उन कीड़ों ने जिगर के साथी को खाना शुरू कर दिया। जिगर ने उन कीड़ों को नहीं मारा, लेकिन अपने एक साथी को चारा बना दिया। मौके का फायदा उठाकर सभी लोग वहां से भाग गए और गुफा से वापस आ गए। गुफा में लौटने के बाद सिंधु परिवार का जो आखिरी सदस्य बचा था, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो गुफा के कोने में जाकर बैठ गया। वो जानता था कि वो जिगर से सीधे सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि जिगर के पास बंदूक थी। और तभी सबने देखा कि वापस जाने के लिए लोग हैं 5, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 4। इस समय जिगर को कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता था। ऑक्सीजन मास्क की कमी को देखते हुए साफ था कि किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी। जिगर पहले ही एक साथी को मार चुका था। ध्रुव और ओजस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोनाली ने ध्रुव और ओजस को बचाने के लिए जिगर से कहा, भाई अगर तुमने ध्रुव और ओजस की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगी। जब सोनाली ने ध्रुव और ओजस की साइड ली तो ध्रुव को भरोसा हो गया कि सोनाली सच में ध्रुव और ओजस की फिक्र करती है, लेकिन जिगर अपने मतलब को पूरा करने के लिए ध्रुव और ओजस को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन अगर जिगर ऐसा करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिगर भी ये बात जानता था, इसलिए जिगर ने कुछ नहीं किया। जिगर ने अपने बचे हुए एक साथी को मारने का फैसला कर लिया था। जब जिगर ने आखिरी सदस्य की तरफ देखा तो उसने सारा खजाना गिरा दिया और घुटनों पर बैठकर जिगर से कहा, जिगर भाई, आपने तो कहा था ना कि आप हमें अच्छे से रखेंगे। मैंने आपकी जान भी बचाई है, प्लीज मुझे मत मारिए। जिगर के साथी की आवाज कांप रही थी। ध्रुव और ओजस जानते थे कि वह बहुत डरा हुआ है, लेकिन ध्रुव और ओजस कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह सिंधु परिवार के अंदर का मामला था। जिगर ने अपने साथी पर बंदूक तान दी और कहा, मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं अगले जन्म में तुम्हारे सारे एहसान चुका दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो। जिगर के साथी ने अचानक खड़े होकर जिगर पर हमला करते हुए कहा, तू क्या ख्याल रखेगा, तू धोखेबाज। इससे पहले कि जिगर का साथी अपनी बात पूरी करता, जिगर ने उसे गोली मार दी। जिगर का साथी लड़खड़ाकर गुफा से बहती हुई नदी में गिर गया। जिगर ने अपने साथी को देखकर कहा, माफ करना भाई, बढ़िया आदमी थे तुम। जिगर ने सारा खजाना उठाया और उसे अपने कमर पर और कंधे से बांध लिया। सभी लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर नदी में कूद गए।
पानी से बाहर आने के बाद जब जिगर ने अपना मास्क उतारा और अपने कमर से बंधे खजाने को देखा तो जिगर के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। जिगर अब सिंधु परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। जिगर को लग रहा था कि जैसे उसने अब सब कुछ जीत लिया है। ध्रुव और ओजस ने जिगर को इस तरह पैसे और पावर के नशे में चूर देखकर कुछ नहीं कहा, और जो किले में हुआ उसके बाद तो ध्रुव को जिगर और बुरा लगने लगा था। जिगर बिल्कुल वैसा ही था जैसा केशव ने ध्रुव को बताया था। ध्रुव ने जिगर को जिस तरह रंग बदलते हुए देखा था उससे ध्रुव के दिमाग में एक बात तो साफ हो गई थी कि जिगर ने चौरंगा के बारे में झूठ कहा है। सवाल यही था कि आखिर जिगर चौरंगा क्यों गया। ध्रुव का दिमाग इन सभी सवालों की वजह से उलझ रहा था और इस उलझन को बढ़ा रही थी सोनाली। जिगर और सोनाली बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। जिगर इतना निर्दयी और चालाक था जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी इंसान को ना छोड़े, लेकिन सोनाली उससे बिल्कुल अलग, एक शांत और अच्छी लड़की थी। अचानक ओजस ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हमें चलना चाहिए। नुपुर मेरा इंतजार कर रही होगी। ध्रुव ओजस की बात से सहमत था। जिगर सही सलामत वापस आ गया था और वो सिंधु परिवार की कमान हाथ में लेने के लिए तैयार था। सोनाली नहीं चाहती थी कि ध्रुव वापस जाए, लेकिन क्योंकि सोनाली ने ओजस के घर के बाहर बहुत तमाशा किया था, इसलिए सोनाली ध्रुव को रोकने का हक खो चुकी थी। फिर भी ध्रुव और ओजस को जाता देखकर सोनाली ध्रुव के पास आई और बोली, अगर मुझे कभी वक्त मिला तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कॉलेज आ सकती हूँ क्या? ध्रुव के पास तो कोई जवाब नहीं था। ध्रुव ने ओजस को देखा और इशारा किया कि अब वही सोनाली को संभाले। ओजस ने सोनाली से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ध्रुव से मिलने के लिए हमारे कॉलेज तक आना ठीक नहीं होगा सोनाली। अगर देविका को पता चला कि तुम सिर्फ ध्रुव से मिलने इतना दूर आई हो तो वो तुमसे जलने लगेगी और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी और इस वजह से ध्रुव दिक्कत में पड़ जाएगा। तुम प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन ये कहना जरूरी है। ध्रुव ओजस की बात से बहुत शांत महसूस कर रहा था। ध्रुव भी यही कहना चाहता था जो ओजस ने कहा, लेकिन ध्रुव सोनाली से कह नहीं पा रहा था। ओजस की बात से सोनाली को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। सोनाली का दिल रखने के लिए ध्रुव ने सोनाली से कहा, तुम भी मेरी दोस्त हो, हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर ध्रुव और ओजस पिटौरी से जाने की तैयारी करने लगे। क्या होगा ध्रुव और ओजस की कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहे। घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि नुपुर थोड़ी उदास नजर आ रही थी। जब ओजस ने नुपुर से इस बारे में पूछा तो नुपुर ने बताया कि अनंत चारण ने नुपुर की पढ़ाई के लिए कुछ टीचर रखे हैं जो नुपुर को जर्मन जापानीज सिखा रहे हैं और साथ ही में फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस भी, मगर नुपुर के लिए ये सब सर के ऊपर से जा रहा था। जब नुपुर ने ओजस से उसकी पढ़ाई को लेकर बात करी तो ओजस ने बात को टालते हुए कहा, हो जाएगा नुपुर, तुम थोड़ा ध्यान दोगी और मन से पढ़ाई करोगी तो पढ़ना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा। लेकिन नुपुर की दुविधा अलग ही थी। नुपुर बस 7वीं तक ही पढ़ी थी और वो भी अपनी मातृभाषा गुजराती में। नुपुर के लिए इंग्लिश पढ़ना और बोलना जहां एवरेज चढ़ने जितना मुश्किल था, वहीं अनंत ने नुपुर के सामने जर्मन और जापानीज भाषा रखी थी। अनंत बस इतना चाहते थे कि आगे जाकर नुपुर अपना कुछ करियर बनाना चाहे तो उसे ये सीखी हुई पढ़ाई मदद करेगी। लेकिन नुपुर का कहना अलग ही था, मुझे इस तरह दिन रात पढ़ाई करने की आदत नहीं है ना, इसलिए इतना सब कुछ एक साथ समझना और याद रखना कठिन हो जा रहा है। नुपुर की बात सुनकर ओजस ने नुपुर की हिम्मत बांधते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं और ध्रुव तुम्हें पढ़ने में मदद करेंगे। ओजस की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। ऐसे कैसे वो तांत्रिक से टीचर बन सकता था? और अगर वक्त के चलते टीचर बनना भी पड़ा तो अगर सामने छोटे बच्चे होंगे तो डांट भी सकता था, पर अब तो उसके सामने भाभी थी। अब भाभी का थोड़ी ना कान खींच सकता था।
पर फिर भी ओजस की दोस्ती की खातिर ध्रुव ने हाँ कर दी। गुरुवार का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर ओजस और ध्रुव ने मिलकर नुपुर को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जितना सोचा था उतना ये काम आसान नहीं था। नुपुर के दिमाग में एक भी बात आसानी से बैठती नहीं थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नुपुर को पढ़ाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना जैसा था। नुपुर को 2+2 समझ नहीं आता था तो 1+3 या 0+4 कैसे समझ आता। और अगर 10-6 पूछ लिया तो नुपुर की आंख में आंसू आ जाते थे। आखिर में एक दिन हार कर ध्रुव ने ओजस को कह दिया, तुम्हें नहीं लगता कि हमें नुपुर को पढ़ाने के लिए कोई ऐसी टीचर रखनी चाहिए जो नुपुर को नुपुर की समझ के हिसाब से पढ़ाए। ध्रुव की बात सुनकर नुपुर की आंखों ने फिर से गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। मुझे पता है मैं बेकार हूं, मेरे दिमाग में गोबर भरा है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ओजस के लायक नहीं हूं। मगर ओजस ने नुपुर के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं नुपुर, तुम अपने आप को कमजोर या कम मत समझो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ध्रुव तो ओजस का ये रूप देखता ही रह गया। कहीं ना कहीं ध्रुव को ओजस के लिए बुरा फील भी हुआ। बेचारा ओजस अब कैसे पढ़ाएगा नुपुर को। 1 महीने की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद नुपुर को अलग अलग विषय का बेसिक नॉलेज तो मिल गया और ये नुपुर से ज्यादा ओजस के लिए अचीवमेंट था। नुपुर खुश थी और नुपुर से भी ज्यादा खुश थे अनंत, क्योंकि उन्होंने देखा था ओजस अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगा था। ओजस ने नुपुर को उसकी कमजोरियों के साथ अपनाया था और वो नुपुर को नुपुर की कमजोरियों से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर ध्रुव लाख कोशिश करने के बावजूद अपना टेंशन छुपा नहीं पा रहा था और उस टेंशन की वजह थी देविका। छुट्टियां खत्म होने को आई थीं और पढ़ाई का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए ध्रुव को देविका के फोन आना शुरू हो गए थे। हर फोन में देविका बस एक ही बात करे जा रही थी, तुम मेल मसीहा कब आ रहे हो ध्रुव? हम यहाँ से 7 कॉलेज के लिए निकलेंगे। कितने दिन हो गए हैं हमने आमने सामने बैठकर एक साथ कॉफी नहीं पी, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? देविका ने रोज की तरह आज भी ध्रुव को फोन लगाया, मगर आज देविका की आवाज में एक अलग ही तरह की उदासीनता थी और मदद की गुहार थी। एक बार मेल मसीहा आकर तो देखो, बाबा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। कल कह रहे थे कि 1 साल होने को आया ध्रुव और ओजस को नहीं देखा। जैसे ही देविका ने कहा कि 1 साल होने को आया ध्रुव को मेल मसीहा आए, ध्रुव की नजरों के सामने वो काले कपड़े वाली औरत आ गई जो आयुष अखाड़ा विधि की तरह ही 12 राशि और 32 गुण वाले अलग अलग राशि वाले पुरुष की बलि चढ़ाकर सबकी उम्र चुरा रही थी। ध्रुव ने तुरंत ही देविका से कहा, मैं आज ओजस से बात करके तुम्हें बताता हूं। ध्रुव ने फोन रखते ही तुरंत ओजस से बात करी। 1 साल होने को आया है ओजस, वो काले कपड़े वाली औरत कभी भी वापस आ सकती है। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द मेल मसीहा पहुंच जाना चाहिए ताकि पता तो चले कि आखिर उस काले कपड़े वाली का कोपिश सिंधिया से क्या नाता है। लेकिन ओजस कुछ अलग ही सोच रहा था। ओजस ने ध्रुव से पूछा, तुम्हें वो रतनपुरा वाला ललित याद है ना, जो मरने के बाद भी बोल रहा था? ध्रुव ओजस की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो बात कुछ और कर रहा है और ओजस सामने कुछ और पूछ रहा है। ध्रुव को लगा कि आज अचानक से ओजस गड़े मुर्दे उखाड़ रहा था। वैसे भी ललित एक गड़ा हुआ मुर्दा ही था। ध्रुव ने ओजस को बताया कि ललित की कहानी वो भूला नहीं है, पर ललित का और उस काले कपड़े वाली औरत के बीच में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए ओजस ने कहा, वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ललित को ये सब करने के लिए कोपिश सिंधिया ने तैयार किया था। तुम ही सोचो, जब पहले कोपिश ने गांव में प्रवेश किया तो कुछ ऐसा चक्कर लगाया कि हर घर माला माल हो गया, और जब वो गांव से जाने वाला था तो उसने रतनपुरा को कल की वन की तरह बर्बाद कर देना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि हम वहां पर थे और रतनपुरा को हमने दूसरा विभाषा बनने से बचा लिया।
वरना आज रतनपुरा में एक इंसान जिंदा नहीं बचता। ओजस की बात एकदम सही थी। आखिर कोपिश क्या खेल खेल रहा था और क्यों खेल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ रतनपुरा के लोग थे जो उनकी बर्बादी के लिए मेलमसिया गांव को गाली दे रहे थे, और एक कोपिश था जो उस काले कपड़े वाले की तरह सामने ही नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद आखिर में ध्रुव और ओजस ने दूसरे ही दिन मेलमसिया जाने का निर्णय ले लिया। मेलमसिया की धरती पर पैर रखते ही देविका भागकर आई और उसने ध्रुव को कसकर अपने गले लगा लिया। ध्रुव को यह थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि देविका ध्रुव पर अपना हक समझती थी और उसने अपने आप ही ये बात मान ली थी कि ध्रुव उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन अबरू चौरंग को कैसा लगेगा ये सोचकर ध्रुव के पसीने छूट रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि अबरू की जवान पत्नी नियति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब ओजस और ध्रुव अबरू से मिले तो अबरू की तबीयत कुछ खास नजर नहीं आ रही थी। अबरू की आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे और चेहरे पर साफ साफ चिंता की लकीरें आ गई थीं। ओजस को अब समझ में आ गया कि क्यों देविका ध्रुव को बार बार मेलमसिया बुला रही थी। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि अबरू की खूबसूरत दूसरी पत्नी नियति की मौत हो चुकी थी और इसी कारणवश वो नजर नहीं आ रही थी। ये बात जानकर ध्रुव और ओजस दोनों चौंक गए। उन्हें लगा था कि अजीत और नियति मिले हुए हैं और सारी गड़बड़ उन्हीं की फैलाई हुई थी, मगर नहीं, पहले अजीत मर गया और अब नियति। ध्रुव ने देविका से नियति की मौत के बारे में बात करते हुए पूछा, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? तो देविका ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, सच तो ये है कि मुझे वो नियति एक नजर नहीं भाती थी, इसलिए वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अबरू का कहना था कि वो कई बार नियति के साथ मंदिर जाता था, टहलने के लिए नदी के पास जाता था। उस दिन भी नियति ने अबरू से पूछा था, क्या आप मेरे साथ पूर्वजों के मकान में चौरंगा की बरकत के लिए प्रार्थना करने आएंगे? वो आखिरी बार था जब अबरू ने नियति को जिंदा देखा था। फिर मेलमसिया नदी में नियति की लाश मिली थी। अबरू की बात सुनकर ओजस ने ध्रुव से कहा, हमें जल्द से जल्द नदी के पास पहुंचना चाहिए। ओजस और ध्रुव जब नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया आज नदी के पास कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा चल रही थी। ओजस ने अपनी झोली से अपना चक्र दिया निकाला और ध्रुव को बताया, कभी कभी इंसान की मौत की जगह के आसपास 7 दिन तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। देखते हैं, अगर हमें यहाँ नियति की आत्मा मिल जाती है तो हम खूनी तक आराम से पहुंच जाएंगे, और क्या पता हमें उस काले कपड़े वाली औरत और कोपिश सिंधिया के बारे में कुछ जानकारी हाथ लग जाए। ओजस ने नदी के तट पर चक्र दिया रख ही दिया कि नदी के आसपास जोर जोर से हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ हिलने लगे और अचानक से चक्र दिया में काली ज्योत जल उठी। काली ज्योत मतलब धोखे से मरा हुआ जीव या बदला लेने के लिए आतुर आत्मा। वो जिस मकसद के साथ नदी के तट पर आया था वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। ओजस भागकर चक्रदिया के पास पहुंचा और उसने दिए में आई हुई आत्मा से बात करनी शुरू की। अगर तुम नियति की आत्मा हो तो इस नदी की रेत पर उसका नाम लिखकर बताओ जिसने तुम्हारी ये हालत की है, और अगर नाम नहीं पता तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी मौत किस तरह हुई वो बताओ, ताकि हम तुम्हें न्याय दिला सकें। ध्रुव को लगा कि ओजस ने आत्मा से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर दी थी, लेकिन ध्रुव को कहाँ पता था कि जिस आत्मा के अंदर बदले की तड़प हो वो कुछ भी कर सकती थी। थोड़ी ही देर में नदी की रेत में हलचल शुरू हो गई। धीरे धीरे रेत पर एक चित्र उभर कर आ गया। चित्र में वही काले कपड़े वाली औरत थी जो मुस्कुरा रही थी, और नियति को पकड़ते हुए एक जवान लड़के के 2 हाथ दिखाई दे रहे थे। बात साफ हो चुकी थी, इन सब के पीछे उस काले कपड़े वाली औरत का हाथ था। रेत ने अपना काम कर दिया था, पर एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि नियति को किस हथियार से मारा गया था।
खंजर नहीं था, तलवार भी नहीं, तो ऐसा क्या हो सकता था? एक बड़ी सी हड्डी से नियति को मारा गया है। ओजस ने अपनी बात कही और उसने ध्रुव को बताया, अब यहां से जल्दी निकलना होगा। अगर अंधेरा हो गया तो वो काले कपड़े वाली हम पर भी हल्ला बोल सकती है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव ने अपने कदम तेज किए। जब दोनों अब्रू के पास पहुंचे तो अब्रू ये बात जानने के लिए बहुत उतावला था कि आखिरकार नियति की मौत कैसे हुई थी और क्या नदी के पास ओजस या ध्रुव को कोई सुराग मिला। लेकिन ओजस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से मौत के हथियार वाली बात स्किप कर दी। ओजस की बात सुनकर अब्रू फिर से उदास हो गया, क्योंकि वो ये सच में जानना चाहता था कि उनके परिवार का कौन शत्रु है। जबकि देविका को कुछ पता चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता था। देविका बस यहाँ से जल्द निकलकर ध्रुव के साथ कॉलेज जाना चाहती थी और इसी बात से ध्रुव नाराज था। ध्रुव ने देविका से अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती हो देविका? क्या पता कि वो काले कपड़े वाली का अगला निशाना तुम्हारे बाबा हों? ध्रुव की बात सुनकर देविका क्या कहेगी? क्या वो अब्रू की जान की रक्षा करने के लिए काले कपड़े वाली औरत के सामने भिड़ जाएगी या लड़ते लड़ते खुद खत्म हो जाएगी, तनिष्का की तरह? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तो कल आना। अब्रू की जान को खतरा हो सकता है। ध्रुव की बात सुनकर देविका अपसेट हो गई। वहीं अब्रू को ध्रुव की बात सुनकर यह समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी कभी भी कोई भी करवट ले सकती है और मौत कोई भी रूप में उसके सामने आ सकती है। अब्रू ने देविका के सामने देखा। देविका की आंखें अब्रू को खोने के डर से भर आई थीं। अब्रू ने ध्रुव से विनती करते हुए कहा, मुझे पता है ध्रुव, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पर एक जवान बेटी का पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ देविका तुम्हें पसंद करती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज उसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर दुनिया में वो अपने बाबा को छोड़कर किसी और पर भरोसा करती है तो वो तुम हो। इतना करोगे ना ध्रुव? ध्रुव अब्रू को देखता ही रह गया। इस समय ध्रुव के सामने एक मजबूर बाप खड़ा था, जिसे पता चल गया था कि अब उसे कभी भी बुलावा आ सकता है। अब्रू को अपनी मौत से कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गिल्ट था कि उसने नियति से शादी तो कर ली थी, पर वो देविका की मर्जी पूछना भूल गया था। एक मुखिया होने के नाते उन्होंने अपने प्रदेश को बचाने के लिए अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे ही दिन दूसरी शादी कर ली थी, पर तब उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि अपनी मां को खोने वाली देविका के दिल पर क्या बीती होगी। पर अब वो सब बातें सोचने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिलहाल मेल मसीहा में एक अलग ही सवाल ने आग पकड़ ली थी, और वो सवाल था नियति की बॉडी को कहाँ दफनाया जाए। पूर्वजों के कब्रिस्तान में जहां सारे चौरंग लोगों को दफनाया जाता है, या फिर आम कब्रिस्तान में। कुछ लोगों का कहना था कि नियति को चौरंगा के पूर्वजों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सकता, क्योंकि नियति ने अभी तक अब्रू की संतान को जन्म नहीं दिया था। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो क्या फर्क पड़ता है, आखिर में नियति की अब्रू के साथ शादी हुई थी और नियति का मिसेस अब्रू होना ही उसे चौरंग परिवार का हिस्सा बनाता है। मगर इन सब के बीच ध्रुव का सोचना एकदम अलग था, क्योंकि वो जानता था कि चाहे नियति को खास जगह पर दफनाया जाए या आम जगह पर, वो काले कपड़े वाली औरत आकर नियति के शरीर को अपने वश में करने ही वाली थी, क्योंकि उसे गुलाम चाहिए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब ओजस ने इस दुविधा का एक उपाय दिया। नियति को अब्रू की पहली पत्नी के साथ ही दफन किया जाए। इस कारण जो कोई भी नियति के शरीर को वश में करने आएगा, वो नियति के शरीर का पता नहीं लगा पाएगा। मगर देविका को यह मंजूर नहीं था। देविका का कहना था, मेरी माँ को कब्र में तो सुकून और उनका हक जीने दो। देविका की बात गलत नहीं थी। अब्रू ने भी देविका की बात के पीछे छिपे उसके माँ के प्यार को रेस्पेक्ट करते हुए ओजस से पूछा, मैं देविका की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है?
ओजस ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा, हम नियति की दफन विधि आधी रात में बिना कोई आवाज किए चुपचाप करेंगे और नियति की कब्र के आसपास पुरानी मिट्टी का होना जरूरी है ताकि ऐसा ना लगे कि अभी अभी किसी को दफनाया गया है। अबरू ने जब ये सुना कि नियति को चुपचाप दफनाया जाए तो उन्हें दुख हुआ। उनकी परंपराओं के अनुसार जब किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो इतनी शानदार निकाली जाती है कि लगे कि क्या खूब जिंदगी थी और जिंदगी से भी ज्यादा शानदार मौत थी। पर शायद नियति की किस्मत में वो शानदार मौत नहीं लिखी थी। सभी लोग रात के अंधेरे में ओजस के चक्र दिए के प्रकाश के साथ कब्रिस्तान पहुंच गए। नियति को गड्ढे में रखा गया और ओजस ने नियति की कब्र में 3 धातु के सिक्के डाले। ओजस का कहना था कि इससे नियति के आगे के प्रवास में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग दफन विधि करके चुपचाप घर वापस आ गए। अबरू ने देविका को वादा किया। ध्रुव, ओजस और देविका ओजस के घर जाने के लिए निकल गए। ओजस के घर आना देविका के लिए नई बात नहीं थी, पर आज देविका की पहली बार नुपुर से मुलाकात हुई। नुपुर भी देविका को देखती रह गई। नुपुर को देखते ही देविका बोल पड़ी, अरे वाह, ये कौन है? कितनी सुंदर है। इसे यहां पहले तो कभी नहीं देखा। फिर देविका ने खुद ही सामने से जाकर नुपुर से हाथ मिलाया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ओजस और ध्रुव की बेस्ट फ्रेंड हूं। तुम कौन हो? नुपुर ने शर्माते हुए ओजस की ओर देखा और कहा, मैं ओजस की होने वाली बेटर हाफ हूं। मेरा नाम नुपुर है। देविका को यह बात पता नहीं थी कि ओजस की शादी तय हो गई थी। देविका ने ओजस को आंखें दिखाते हुए कहा, यह कब हुआ? बताया भी नहीं। और मैं पागलों की तरह कहे जा रही हूं मैं तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हूं। और ध्रुव, तुमने भी नहीं कहा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कि तभी वहां अनंत चारण आ पहुंचे। अनंत ने ओजस को बताया कि जब ओजस और ध्रुव मेल मसिया गए थे तब नुपुर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अब नुपुर का भी एडमिशन हो जाएगा। नुपुर ने शर्माते हुए ओजस की ओर देखा। अनंत ने ध्रुव को एक फाइल देते हुए कहा, जब तुम कैंपस में पहुंचो तब ये फाइल और नुपुर दोनों को लेकर ऑफिस में पहुंच जाना। वो आगे की कार्रवाई कर लेंगे। सभी लोग कॉलेज जाने के लिए निकल गए। कॉलेज का माहौल अलग था और नुपुर के लिए तो अलग ही था। नुपुर आसपास की हर चीज को कुतूहल भरी निगाह से देखे जा रही थी। उसी समय ओजस और ध्रुव की आंखों में एक अलग ही चमक और खुशी थी। तभी देविका अपने हाथ में 3 नूडल्स और 2 पास्ता लेकर आई जिसमें कूट कूट के लहसुन भरा हुआ था। रेड सॉस पास्ता देखकर ओजस और ध्रुव दोनों पास्ता पर टूट पड़े। नुपुर को ओजस और ध्रुव का ये बर्ताव समझ में नहीं आया तो ध्रुव ने समझाते हुए कहा, असल में चक्र दिया धारक को ज्यादा तीखा और चटपटा खाना अलाउड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा तामसी खाने से चक्र दिया धारक से गलती भी हो सकती है जो प्राण घातक भी साबित हो सकती है। ध्रुव की बात सुनकर नुपुर के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उसने ओजस के पास से पास्ता की प्लेट दूर करते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों खा रहे हो? ओजस ने हंसते हुए पास्ता की प्लेट को फिर से अपने नजदीक करते हुए कहा, स्कूल कॉलेज के अपने नियम होते हैं। यहाँ का पहला नियम है किसी को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए और दूसरा रूल अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहिए। ओजस ने हंसते हुए पास्ता की प्लेट खत्म कर दी और फिर देविका से कहा, आज तो मजा ही आ गया। नुपुर ने ओजस की बात मान ली और वो भी तीखा मीठा सब खाने लगी। वैसे भी नुपुर को कहाँ कोई फर्क पड़ता था। तभी देविका के फोन पर एक फोटो आया। फोटो देखकर देविका नूडल्स खाते खाते रुक गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, ए सुनो सुनो, देखो मुझे क्या मैसेज आया है। इसमें लिखा है, तापी के पास जो स्पोर्ट्स बिल्डिंग है वहां कुछ गड़बड़ है। किसी ने लिखा है कि वहां आत्माएं रहती हैं। देविका ने अपना मोबाइल ओजस और ध्रुव को दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सच हो सकता है? ओजस ने अपने मोबाइल में भी सेम मैसेज देखते हुए कहा, मुझे भी ये मैसेज आया था और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वहाँ आधी रात को बास्केटबॉल खेलने की आवाज आती है
और कभी कभी फ्लैश लाइट भी जलती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, बॉयज हॉस्टल में रात को सीटी की बास्केटबॉल खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। ध्रुव ने सेम मैसेज को अपने मोबाइल में दिखाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसमें लिखा है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। क्या पता ये किसी की फैलाई हुई अफवाह हो। स्वाभाविक था, देविका तो ध्रुव की बात को ही ब्रह्मा वचन मानने वाली थी। लेकिन ओजस ने हंसकर कहा, अब ये तो वहां जाकर ही पता चल सकता है। वैसे कॉलेज शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। मतलब साफ था, नया मिशन मिल गया। इस बार नुपुर भी साथ में थी। नुपुर ने आज तक जिंदगी में कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को नहीं देखा था, तो उसे अंदर से बहुत ही उत्कंठा हो आई। भूत देखने मिलेगा, पता नहीं जो फिल्मों में दिखाते हैं सेम वैसा ही होता है क्या। लेकिन ओजस नुपुर को वहां तापी में ले जाकर कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। जब तापी के पास ध्रुव हॉस्टल में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। हॉस्टल पूरा खाली था। ध्रुव देख रहा था कि कोई क्लू मिल जाए तो बात साफ हो जाए कि आत्मा है या नहीं। ध्रुव को ऐसा भी लगा कि स्पोर्ट्स का जो सामान होता है उसमें कभी कभी अंदर लाइट होती है, तो हो सकता है कि वो रात को चमक रही हो और लोगों ने बात फैला दी हो। पूरे हॉस्टल में ध्रुव अकेला था और तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक पल तो ध्रुव को लगा पता नहीं कौन आया। कहीं कोई खतरनाक आत्मा या डायन हुई तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा सामना। ध्रुव डरता हुआ दरवाजे के पास गया और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन? ओजस समझ गया कि ध्रुव को अंदर डर लग रहा है, इसलिए ओजस ने आवाज देते हुए कहा, मैं हूं ध्रुव, ओजस। ओजस की आवाज सुनकर ध्रुव ने झट से दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने ओजस नहीं, चौरंगा गांव की डायन थी। हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ी डायन ने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारे पीछे भाग कर थक गई हूँ ध्रुव, अब चलो भी मेरे साथ, अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं। इतना कहते हुए डायन ने ध्रुव के माथे पर लालटेन मारनी चाहिए, पर ध्रुव ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, पर दरवाजा बंद नहीं हो सका। किसी ने दरवाजे के बीच में अपना पैर रख दिया था। ध्रुव ने देखा वो ओजस था जो ध्रुव को उसके भ्रम से जगा रहा था। ओजस ने ध्रुव को भ्रम से जगाते हुए कहा, ध्रुव क्या कर रहे हो, जागो, मुझे पहचानो, मैं ओजस हूं। आखिर में ध्रुव अपने भ्रम से बाहर आ गया। ध्रुव ने ओजस की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, तुम्हें नहीं पता ये पूरी बिल्डिंग में मैं अकेला था। तब ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर अब हम यहाँ 2 हैं, 2 भी नहीं 3 हैं। हमारी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ आई हुई है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। देविका को साथ में लाने की क्या जरूरत थी, पर ओजस ने ध्रुव को याद दिलाते हुए कहा, तुम जानते हो ना, मैं देविका को साथ आने से मना नहीं कर सकता। देविका के बाबा का एहसान है हमारे परिवार पर। ओजस ने ध्रुव को अपने साथ आने के लिए कहा, चलो देविका के पास चलते हैं। देविका बॉयज हॉस्टल के बेसमेंट में जो गर्ल्स हॉस्टल था वहां पहले ही पहुंच गई थी और अपनी टॉर्च से दीवार पर बनी हुई पेंटिंग को देख रही थी। जब ध्रुव और ओजस ने देविका को पेंटिंग देखते हुए देखा तो पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? देविका ने जवाब देते हुए कहा, वो तापी वालों ने मुझे ये फोटो भेजा था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं यहाँ इस पेंटिंग और आसपास के एरिया पर काम करने आई हूँ। तो क्या सच में जिस किसी ने भी देविका को पेंटिंग की फोटो भेजी थी, उन्हें लगता था कि देविका यहाँ अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग पर रिसर्च करने आई है, या ये एक जाल था? और अगर जाल था तो किसका था ये जाल? ऐ स्त्री तो कल आना। ओजस ने जब सुना कि देविका को किसी ने पेंटिंग की फोटो भेजी है और उसके साथ पूरे बिल्डिंग की प्रिंट, तो ओजस ने देविका से कहा, 1 मिनट, जरा दिखाना फोटो और प्रिंट। ओजस ने फोटो देखा और फोटो देखते ही ओजस को समझ में आ गया कि फोटो में दिखाया हुआ बिल्डिंग का मैप कोई फाइनल मैप नहीं था।
और जिस तरह का प्रिंट में अलग अलग जगह पर मार्क किया था, ओजस को एक बात समझ में आ गई थी कि ये किसी इंटर्न का मार्क्स के लिए बनाया हुआ अपना प्रोजेक्ट था और किसी ने देविका को वो मैप फॉरवर्ड करके बिल्डिंग में बुलाया था। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? ओजस ने ध्रुव से कहा, ये गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कोई हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। बेटर होगा कि हम यहाँ से जल्द निकल जाएं। मगर देविका ने ओजस की बात को नकारते हुए कहा, प्लीज ओजस, ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें हर जगह पर ऐसा ही लगता है कि गड़बड़ है, किसी की चाल है। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे यहाँ तो कई सारी पेंटिंग की डिटेल में स्टडी करनी है और उस पर प्रोजेक्ट बनाकर मार्क्स भी लेने हैं। लेकिन तभी ध्रुव ने देविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो देविका? आजकल दुनिया में अलग अलग तरीके से फ्रॉड होते हैं। तुम्हें नहीं पता, डिजिटल पेमेंट के नाम पर झूठे लिंक भेजते हैं, ओटीपी पूछते हैं और फिर बैंक के अकाउंट से पैसा गायब। उसी तरह मुझे और ओजस को लग रहा है कि कोई बदमाश गैंग है जो लोगों को बुलाता है और फिर उन्हें लूट लेता है। इनफैक्ट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए था। ध्रुव ने जैसे ही देविका से सेफ्टी की बात की, देविका ने ध्रुव का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, कमाल करते हो तुम दोनों के होते हुए मुझे किस बात का डर? याद है ना वो रेवा के पास से मुझे कैसे छुड़ाकर ले आए थे? और ध्रुव, बाबा ने भी तुम पर भरोसा दिखाया है, फिर मैं मेरी सेफ्टी की चिंता क्यों करूं? ओजस और ध्रुव दोनों को लगा कि देविका को दुनिया की बुराई के बारे में पता ही नहीं है। तभी देविका को मैसेज पर मैसेज आने लगे। ये वही इंसान था जो देविका को मैसेज कर रहा था और जिसने देविका को पेंटिंग और प्लान की फोटो भेजी थी। वो लिख रहा था, कहाँ हो? आ गई। मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की प्रोजेक्ट में मदद कर सकता हूँ। ध्रुव ने देविका से पूछा, ये कौन है जो तुम्हें इतने सारे मैसेज कर रहा है? देविका ने बताया कि ये वही है जिसने प्रिंट और पेंटिंग भेजी थी। ओजस ने 2 पल के लिए अपने दिमाग में कुछ प्लान बनाया और कहा, ठीक है, एक काम करो देविका, तुम उसे लिख दो कि तुम उसे मिलने आ रही हो। बाहर जो बरगद का पेड़ है वहां आकर मिले। ओजस के कहे मुताबिक देविका ने मैसेज कर दिया। फिर ओजस ने ध्रुव को बताया, तुम दोनों यहीं रहोगे इस कमरे में। मैं अकेला उस इंसान को मिलने जाऊंगा और अगर मैं आवाज देकर कहता हूं कि नुपुर दरवाजा खोलो तो ही दरवाजा खोलना, वरना नहीं। इतना कहते हुए ओजस कमरे से बाहर निकल गया। ओजस जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो ओजस ने 7-8 बदमाश लड़के हाथ में चाकू लिए खड़े हुए देखा। उन्होंने ओजस को देखते ही कहा, ओ, मतलब तुम हमें देविका के नाम पर उल्लू बना रहे थे, लेकिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने ओजस को चाकू दिखाकर पैसे, मोबाइल, अंगूठी और झोले में जो कुछ भी है वो सब कुछ देने के लिए कहा। मगर ओजस भी चतुर था। उसने सामान देने के बहाने अपने झोले में से भस्म निकाली और हवा में उछाली। सब लोग अपनी अपनी आंखें साफ करने लगे और मौके का फायदा उठाकर ओजस वहां से भाग निकला। सभी बदमाश बोलने लगे, पकड़ो उसे, भागने ना पाए, यहीं होगा बिल्डिंग में, चप्पा चप्पा छान मारो। मगर ओजस बदमाशों के हाथों से भाग निकला था। 2 बदमाश भागते हुए उसी कमरे के पास आ पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। मगर ध्रुव या देविका ने दरवाजा नहीं खोला। बदमाश वहां से आगे निकल गए और ओजस भागते हुए जहां ध्रुव और देविका छुपे थे वहां आ पहुंचा। ओजस ने दरवाजा ठोकते हुए कहा, नुपुर दरवाजा खोलो। ध्रुव समझ गया ओजस आया हुआ है। ध्रुव ने फट से दरवाजा खोल दिया। ओजस भागकर कमरे में अंदर आ गया और उसने ध्रुव और देविका से कहा, जल्दी से अपने अपने फोन साइलेंट कर दो। देविका तुम तो खास, क्योंकि वो तुम्हें ही कांटेक्ट करेगा। सभी ने तुरंत अपने अपने फोन साइलेंट कर दिए। तभी देविका के फोन पर उस गुंडे का फोन आया। देविका ने फोन नहीं उठाया तो मैसेज पर मैसेज आने लगे, अब तुम बच नहीं सकते, हम तुम्हें जान से मार देंगे। जान प्यारी है तो सामने आ जा, तो तुझे जाने देंगे। देविका सच में डर गई थी। उसने जिंदगी का ऐसा कुरूप कभी नहीं देखा था।
लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते थे। कमरे के बाहर बदमाश घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी ओजस ने मदद के लिए पुलिस का नंबर डायल कर दिया और पूरी बात बता दी। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ पहुंची और मामला निपट गया। सभी लोग सुरक्षित रूप से कॉलेज वापस आ गए। नुपुर ने ओजस को प्यारी सी झप्पी देते हुए कहा, जब तुम नहीं थे तब तुम्हारे लिए एक लेटर आया था। ओजस ने लेटर हाथ में लेकर जैसे ही पढ़ना शुरू किया, ओजस का चेहरा टेंशन से भर गया। सभी को यह देखकर बहुत अचरज हुआ। नुपुर ने ओजस से चिंता भरे सुर में पूछा, क्या हुआ ओजस, क्या लिखा है खत में? ओजस ने बताया, हर 4 साल बाद एक कंपटीशन होता है जिसका नाम है कौन बनेगा अगला दिया धारक, और उसमें चक्र दिया धारकों के बीच में और उन लोगों के बीच में कंपटीशन होती है जो चक्र दिया धारक बनना चाहते हैं, और जो जीतता है उसे चक्र दिया का अगला धारक माना जाता है। ये बात सुनकर नुपुर को बड़ा अजीब लगा। ऐसे कैसे किसी को चक्र दिया धारक बना देंगे? तुम साफ मना कर दो और लिख दो तुम्हें ऐसी कंपटीशन में पार्ट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर ओजस की मजबूरी थी, वो ना नहीं कह सकता था। ये परंपरा थी। ओजस ने नुपुर को समझाते हुए कहा, मैं मना नहीं कर सकता, मुझे तो गिरनार जाना ही होगा। अगर तुम साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। नुपुर ने देविका और ओजस के सामने देखा। नुपुर ने इशारे से पूछा, तुम दोनों क्या कहते हो? ध्रुव और देविका दोनों ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, हम तो ओजस के साथ ही जाएंगे, फिर वो गिरनार हो या चार मीनार। नुपुर ने भी ओजस का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मैं कैसे ओजस को अकेला छोड़ सकती हूँ, हम सब जाएंगे। सभी ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। ओजस ने रास्ते में जाते हुए कंपटीशन के बारे में समझाते हुए कहा कि कंपटीशन के कुल 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में 3 लोग सेलेक्ट होंगे और चौथा तो मैं ही हूँ, चक्र दिया धारक। उसके बाद जो 4 लोग होंगे उनको 2 हिस्सों में मुकाबलों के लिए बांटा जाएगा, और फिर जो 2 लोग जीतेंगे उनके बीच में फाइनल मुकाबला होगा। नुपुर ने ओजस की बात सुनकर ओजस से पूछा, मतलब पहला राउंड तो तुम्हें बस बैठकर देखना है? ओजस ने कहा, हाँ। तभी नुपुर का ध्यान बाहर लगे हुए बाजार पर गया। बहुत अच्छे अच्छे गहने और कपड़े मिल रहे थे। नुपुर की आंखों में चमक आ गई, पर कंपटीशन के लिए देरी हो रही थी, इसलिए नुपुर ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग समय के चलते गिरनार पहुंच गए। अनंत भी वहां आ पहुंचा था। अनंत ने ओजस से कहा, तुम्हारा चक्र दिया जाकर टेबल पर रख दो। ओजस ने अनंत की बात मानते हुए अपने झोले से चक्र दिया निकालकर टेबल पर रख दिया। जब ओजस चक्र दिया रखकर वापस आ रहा था तो अनंत ने ओजस को बताया कि मुकाबले में रघुवीर मंडेलिया, भाविक राजपूत और तेजस परमार हैं, और अभी पहला मुकाबला रघुवीर मंडेलिया और भाविक राजपूत के बीच में है। इन दोनों में जो जीतेगा ओजस को उसके साथ मुकाबला करना होगा। मुकाबले में गुफा के अंदर रखे गए खजाने को लेकर आना है, जिसकी हिफाजत एक सांप कर रहा है, और उस गुफा में पहुंचने के लिए जानवरों से भरे रास्ते से गुजरना होगा। अनंत ने ओजस को बताया कि अगर भाविक जीत जाता है तो ओजस के लिए बढ़िया है, क्योंकि रघुवीर मंझा हुआ खिलाड़ी है। मगर मुकाबला रघुवीर मंडेलिया ने जीता। अनंत का मुंह लटक गया। वो किसी भी हाल में ओजस को ये मुकाबला जिताना चाहते थे। मुकाबला दूसरे दिन सुबह सूर्यास्त के साथ शुरू होने वाला था। रात को ओजस, ध्रुव, नुपुर, अनंत ने ओजस को बताया, कल का मुकाबला टफ होने वाला है। तुम्हें याद है ओजस, ये रघुवीर मंडेलिया 4 साल पहले भी तुम्हारे सामने मुकाबले में था और उसने तुम्हें ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। ओजस ने हाँ कहते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए कल मैं बहुत ही सावधानी से खेलूंगा। फिर ओजस ने सवाल करते हुए पूछा, वैसे रघुवीर वो मुकाबला जीता कैसे? आपने तो कहा था कि वहां बड़ा ही खतरनाक सांप था। अनंत ने पूरी बात समझाते हुए कहा, रघुवीर बड़ा चालाक है। उसे पता था कि गुफा का रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां गुफा में जहरीला सांप था। तो रघुवीर ने रास्ते से 2 नेवले पकड़ लिए और उन्हें अपने झोले में डाल दिए। जब वो गुफा में पहुंचा और सांप ने उसे खजाना छूने से रोकना चाहा, तो बस रघुवीर ने नेवले सांप पर छोड़ दिए
और सांप का काम तमाम हो गया। देविका ने जब पूरा किस्सा सुना तो वो बोल पड़ी, संभल कर ओजस, ये रघुवीर दिमाग के साथ भी खेलता है। उसे हराने के लिए तुम्हें ताकत के साथ दिमाग भी लगाना होगा। ओजस ने देविका की बात से एग्री होते हुए कहा, मैं तो अपनी जान लगा दूंगा, पर एक बार ये तो पता चले कि मुकाबला है क्या। ओजस की बात सुनकर अनंत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वो तो तुम्हें कल सुबह ही पता चलेगा। मगर जिस तरह अनंत मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, ओजस को समझ में आ गया था कि अनंत बहुत कुछ जानते हैं, पर वो बताना नहीं चाहते थे। दूसरे दिन सुबह सूर्यास्त के साथ सभी लोग गिरनार के पास जमा हो गए। ओजस पहुंच चुका था और रघुवीर मंडेलिया का इंतजार हो रहा था। जब रघुवीर मंडेलिया आया तो सब उसे देखते ही रह गए। मोटा सा, डरावना सा और बदसूरत सा रघुवीर मंडेलिया। लेकिन लास्ट टाइम उसने ओजस को कड़ी टक्कर दी थी। तभी रघुवीर के बारे में जानकारी देने के लिए एक जज आगे आए। सभी को बता दूं, आज के मुकाबले में ओजस और रघुवीर भाग ले रहे हैं। मुकाबले में सबसे पहले ओजस और रघुवीर को पर्वत पर चढ़ना है। गिरनार की चोटी पर मां कनकाई का मंदिर है। वहां उन्हें मंदिर में जाकर देवी मां के नाम का जयकारा लगाना है। प्रसाद और कुमकुम लेकर नीचे आना है। जो सबसे पहले नीचे आएगा वो विजेता होगा। अब सबके पास मुकाबले की तैयारी करने के लिए 15 मिनट हैं। रघुवीर ने अपने झोले में खाने और पानी की बोतलों को भरने की शुरुआत कर दी। जबकि ओजस ध्रुव के पास आया और उसने ध्रुव से पूछा, तुझे क्या लगता है ध्रुव, मैं हरा पाऊंगा इस रघुवीर को? तो अब ओजस के सवाल का क्या जवाब देगा ध्रुव? क्या वो ओजस को सच बता पाएगा या फिर वो खुद चुपके से गिरनार चढ़कर ओजस की मदद करेगा? जानने के लिए सुनावनी डायन और दिलेर ध्रुव की कहानी ऐ स्त्री तू कल आना। ओजस के सवाल ने ध्रुव को सोच में डाल दिया। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को उसकी अच्छाई और बुराई दोनों से अवगत कराए। लेकिन ध्रुव जवाब दे उसके पहले ही नुपुर आ पहुंची। उसने ओजस से कहा, देखो, मुझे तुम्हारी हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम बेस्ट हो। लेकिन तभी देविका बोल पड़ी, मुझे पक्का यकीन है तुम ही जीतोगे ओजस। मगर ओजस के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। ओजस ने अपने साथ बस पानी लिया। नुपुर ने ओजस को टोकते हुए कहा, सिर्फ पानी क्यों ले रहे हो, खाना भी ले जाओ। मगर ओजस ने बताया कि ज्यादा सामान उठाने से चढ़ने की स्पीड कम हो जाती है और फिर ऊपर माता रानी का प्रसाद तो मिलेगा ही। ओजस की बात एकदम सही थी। 15 मिनट के बाद एक सीटी बजाई गई। ओजस और रघुवीर ने गिरनार चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो नुपुर ओजस को जाता हुआ देखती रही, पर जब ओजस दिखना बंद हो गया तो नुपुर को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। नुपुर ने ध्रुव से पूछा, ओजस को पर्वत से नीचे आने में कितनी देर लगेगी? ध्रुव ने मन ही मन थोड़ी बहुत गिनती करते हुए कहा, कम से कम 4 घंटे। ध्रुव के मुंह से 4 घंटे सुनते ही नुपुर बोल पड़ी, अगर ऐसा है तो मैं ओजस के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। जब वो पर्वत से नीचे आएगा तो उसे भूख लगेगी ना। नुपुर की बात सुनकर देविका भी बोल पड़ी, हाँ हाँ, मुझे लगता है मैं भी साथ चलती हूँ। 2 की जगह 4 हाथ होंगे तो खाना जल्दी बन जाएगा और हम 2 आइटम ज्यादा बना पाएंगे। ध्रुव बहुत खुश हो गया। उसे लगा नुपुर और देविका सच में ओजस के बारे में कितना सोचती हैं। 3-4 घंटे बीत गए। अभी तक ना तो ओजस के आने के कोई आसार नजर आ रहे थे और न ही देविका और नुपुर के। यहाँ तक कि नुपुर या देविका दोनों में से कोई भी ध्रुव का फोन नहीं उठा रही थी। तभी ध्रुव ने देखा देविका और नुपुर हाथों में कई सारे बैग लेकर आ रही थीं। ध्रुव ने देविका और नुपुर से पूछा, ये शॉपिंग बैग में खाना क्यों ले आई? टिफिन बॉक्स नहीं थे? ध्रुव की बात सुनकर नुपुर और देविका दोनों हंसने लगी। दोनों ने बताया कि वो लोग खाना बनाने जा ही नहीं पाए। रास्ते में बाजार दिख गया तो फिर शॉपिंग करने 3-4 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। फिर याद आया कि अब तक तो ओजस आ गया होगा, तो आधी शॉपिंग छोड़कर दोनों भागती चली आईं।
ध्रुव ने देखा दोनों के हाथ में कम से कम 10-10 बैग्स थे और फिर दोनों कह रही थी कि आधी शॉपिंग छोड़कर चली आई। तो सोचो, अगर पूरी शॉपिंग करके आती तब तो मार्केट में दूसरों के खरीदने के लिए कुछ बचता ही नहीं। पर इसमें लड़कियों की भी कोई गलती नहीं थी। कभी घर में काम नहीं किया ना, खाना नहीं बनाया, बस शॉपिंग की और अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहने हो तो वो अगर किचन में पांव रखती भी तो खाना कोई खास अच्छा बनने वाला नहीं था। तभी नुपुर ने कहा, वो देखो तो पर्वत से ओजस ही आ रहा है ना। ध्रुव ने देखा, कंफर्म वो ओजस ही था। ओजस को देखकर ध्रुव खुश हो गया। देविका, नुपुर और ध्रुव तीनों ओजस के नाम से आवाज लगाने लगे, ओजस ओजस ओजस। अनंत के चेहरे पर भी एक चमक आ गई। देविका ने ध्रुव से पूछा, देखना जरा, वो रघुवीर ओजस के पीछे तो नहीं आ रहा ना। ध्रुव ने हंसते हुए देविका से पूछा, कहीं तुम दोनों जाकर उस रघुवीर को धमका कर तो नहीं आए हो ना कि खबरदार जो गिरनार से नीचे उतरे तो। दोनों लड़कियों ने एक साथ जवाब दिया, काश कि हम ऐसा कुछ कर पाते। ओजस पर्वत उतरकर नीचे आ पहुंचा। ध्रुव ने जाकर ओजस को अपने कंधे पर उठा लिया। अनंत चारण तालियां बजा रहे थे। स्वाभाविक था, ओजस इस मुकाबले का विजेता था। ध्रुव ने ओजस को सोफे पर बिठाया, भागकर ओजस के लिए नारियल पानी लेकर आया। अनंत ने ओजस के लिए खास खिचड़ी बनवाई थी और ताकत के लिए हलवा। दो लोग टब भर के ओजस के पास नमक डाला हुआ गर्म पानी रख गए ताकि ओजस उस गर्म पानी में अपने पैर सेक कर अपनी थकान मिटा सके। ओजस को जीत कर आया हुआ देखकर अनंत ने ओजस को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आज तुमने एक बार फिर अपने पापा का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। जब अनंत ने ओजस को ये बात कही तो ध्रुव सोच में पड़ गया। मुकाबला शुरू होने से पहले ध्रुव ने ओजस से कहा था, कुछ जुगाड़ करके शॉर्टकट से नीचे उतरकर आ जा, क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलेगा। पर ओजस ने तब ना कहते हुए कहा था, फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने अगर मुझे चीटिंग करते हुए देख लिया तो उसमें पापा की बदनामी होगी और ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नाम को बदनाम होने में एक पल नहीं लगता, पर नाम कमाने में सदियां बीत जाती हैं और अनंत ने ये नाम कमाने के पीछे पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ध्रुव ने ओजस को गले लगाते हुए कहा, तू सही कह रहा है ओजस, सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। तभी किसी ने आवाज लगाई, देखो रघुवीर आ गया। सभी लोगों ने देखा, रघुवीर हाफता हुआ भागता हुआ आ रहा था और उसने आते ही वहां रखे टेबल और चेयर को तोड़ दिया। रघुवीर जोर जोर से बोलने लगा, ये गलत है, मेरे साथ चाल चली गई है, मेरे रास्ते में जानबूझकर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, मुझे गुमराह करने की कोशिश की गई थी, ये चालबाजी नहीं चलेगी, मैं फिर से मुकाबले की मांग करता हूं। सभी लोग रघुवीर की बात सुनकर जमा हो गए। जो जज थे उन्होंने रघुवीर को समझाते हुए कहा, देखो रघुवीर, हार जीत तो होती ही रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हारने पर दूसरों पर उंगली उठाई जाए। और अगर तुम समझते हो कि ऐसा चिल्लाने से, ये हंगामा खड़ा करने से हम डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रघुवीर को चुपचाप अपनी हार कबूलनी पड़ी। मगर ओजस ने देखा, जब रघुवीर अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बता रहा था तो अनंत चारण का चचेरा भाई आकाश चुपचाप तमाशा देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अगला मुकाबला 2 दिन के बाद था, इसलिए सभी लोगों से कहा गया अपने अपने घर जाकर आराम करें। रात को ध्रुव और ओजस दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तब ओजस ने ध्रुव को अपने दिल की बात बताते हुए कहा, पता नहीं, पर मुझे इस जीत की कोई खुशी नहीं हो रही। ओजस की बात सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया। ऐसा क्यों बोल रहा है, तूने अपना बेस्ट दिया है, तभी तो तू जीता है। ध्रुव की बात सुनकर ओजस ने ध्रुव को बताया कि उसे लगता है कि रघुवीर सही कह रहा था, कुछ तो खेल खेला गया है। ध्रुव को ओजस की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव ने ओजस से पूछा कि वो खुलकर बात करे कि आखिर ओजस के मन में क्या चल रहा है। तो ओजस ने कहा कि उसके चाचा ने मुकाबले से पहले आकर ओजस से कहा था कि जब ओजस गिरनार से नीचे उतरने लगे तो ओजस को 2 रास्ते मिलेंगे, तब उसे पहला रास्ता नहीं दूसरा रास्ता पकड़ना है। मतलब साफ था,
पहले रास्ते पर जानबूझकर नुकीले पत्थर और कांटे बिछाए गए थे। ओजस की बात से डिसएग्री होते हुए ध्रुव ने कहा, लेकिन रघुवीर भी तो दूसरे रास्ते से आ सकता था। ध्रुव का सवाल सुनकर ओजस हंस पड़ा और उसने बताया कि चाचू ने खास कहा था, अक्सर लोग पहला ही रास्ता चुनते हैं, पर ओजस तुम्हें दूसरा रास्ता ही पकड़ना है। ओजस ने आह भरते हुए कहा, इसलिए इस जीत का कोई मतलब नहीं है। मगर ध्रुव ने ओजस को हिम्मत दिलाते हुए कहा, देख, ये समय इन बातों के बारे में सोचने का नहीं है। बेहतर होगा कि तुम 2 दिन बाद होने वाले मुकाबले पर ध्यान दो। मैंने सुना है जो तुम्हारे सामने लड़ने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक है। ध्रुव की बात सुनकर ओजस ने एग्री होते हुए कहा, उसका नाम तेजस है, तेजस परमार। जब वो जन्मा था तब उसके ऊपर बुरी आत्माओं ने हल्ला बोल दिया था, और फिर भी वो बच गया। आज भी उसके चेहरे पर उस हमले के दाग हैं, और वो दाग चमकता रहता है। ओजस ने तेजस की तारीफ करते हुए बताया कि तेजस इतना शक्तिशाली है कि वो आज की तारीख में अनंत को भी हरा दे। इसलिए वो इस फाइनल मुकाबले में ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रख रहा। 2 दिन तो चुटकी में बीत गए और मुकाबले का दिन आ पहुंचा। मुकाबले को देखने बहुत से लोग आए हुए थे। ओजस पहले से ही थोड़ा नर्वस था। ध्रुव ने जाकर ओजस से कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम ही जीतोगे, क्योंकि तेजस के लिए शायद चक्र दिया एक मुकाबला है, पर तुम्हारे लिए तुम्हारी साधना है। ओजस ने अपनी चिंता का दूसरा कारण बताते हुए कहा, मुझे पता चला है इस भीड़ में कोपिश सिंधुया भी आ चुका है। उसे पता चल गया है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। ओजस की बात सुनकर ध्रुव के माथे पर पसीना छा गया। उसने ओजस से पूछा, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कोपिश को ढूंढूंगा कैसे? तभी माइक में अनाउंसमेंट हुई, हमारे प्यारे तेजस परमार आ रहे हैं, जो तांत्रिक, अघोरी और त्राटक में एक्सपर्ट हैं। अनाउंसमेंट सुनते ही ध्रुव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ओजस से कहा, देख, ये तेजस ना बड़ी तोप टाइप है, मतलब वो पक्का कोपिश सिंधुया को जानता होगा, तो क्यों ना तेजस से मदद ली जाए। ओजस को बात तो सही लगी, पर वो श्योर नहीं था कि तेजस मदद करेगा या नहीं। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मुकाबले के लिए अलग मैदान में जाने की सूचना दी गई, जहां तेजस और ओजस को निंद्रा नाग का खेल खेलना था। निंद्रा नाग में दोनों एक दूसरे को पहले सांप के बंधन में बांधा जाएगा, और जो सबसे पहले निंद्रा नाग मंत्र का इस्तेमाल करके नाग के बंधन से अपने आप को छुड़ा देगा, वो मुकाबला जीत जाएगा और बन जाएगा चक्र दिया धारक। और जो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता वो काफी समय तक वहीं सोता रहता है। अब देखना यह था कि कौन अपने आप को नाग निंद्रा से छुड़ाता है। मुकाबला तो शुरू हुआ, मगर तेजस की एक शर्त थी, मुकाबला देखने कोई नहीं आएगा। मुकाबला बराबरी का चल रहा था, पर पता नहीं क्यों तेजस ने मुकाबला आखिर में छोड़ दिया। ओजस को तेजस का एटीट्यूड समझ में नहीं आया, और जब तेजस ओजस को छोड़कर जाने लगा तो ओजस ने भागकर तेजस से पूछा, तेजस, क्या तुम कोपिश सिंधुया को जानते हो और बता सकते हो कि वो इस समय कहाँ मिलेगा? तेजस ने मुस्कुराते हुए ओजस से कहा, कोपिश एक पैटर्न फॉलो करता है, तुम देखना कि वो पहले कहाँ गया फिर कहाँ पहुंचा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब वो किस गांव जाएगा। ओजस ने तेजस की बात पर गौर किया। कोपिश पहले मेल मसिया गया, फिर वहां से ताशीपुर और फिर उत्तर में रतनपुरा। तेजस ने ओजस को बताया कि अब ओजस को समझना होगा कि कोपिश कहाँ जाएगा। जब ओजस तेजस को थैंक यू कहकर आया तो उसने देखा कि उसके टेबल पर चक्र दिया रखा हुआ था। अनंत ने ओजस को शाबाशी देते हुए कहा, यह चक्र दिया तुम्हारा ही है, बस तेजस देखना चाहता था कि तुम कितने ताकतवर हो, और वो तुमने साबित कर दिखाया। सभी खुश थे और आज घर पर दाल ढोकली का प्रोग्राम था। अनंत ने अपने हाथों से ओजस के लिए दाल ढोकली बनाई थी और सभी ने खूब मजे से खाना खाया। तभी ध्रुव को सोनाली का फोन आया। ध्रुव ने पहले तो फोन नहीं उठाया और सोनाली को मैसेज कर दिया, खाना खा रहा हूं, मैसेज कर दो।
लेकिन सोनाली ने लिखा, बहुत जरूरी बात करनी है, फोन उठाओ। ध्रुव समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और मामला सीरियस है। आखिर क्या हो सकता है मामला? क्या फिर से पिटौरी में जिगर के कारण अंधेरा राज चालू हो गया था, या जितने भी सिंधु परिवार के लोग बचे थे उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी? जानने के लिए सुनते रहिए दो दोस्तों की दोस्ती की दास्तान, डायनों से मुकाबला और थोड़ी मोहब्बत थोड़े एहसास की कहानी, ऐ स्त्री तो कल आना।